यहाँ पे जो गैप है ना, ये सारा ए और बी का गैप जो सप्लाई और डिमांड फॉर यूरोस के बीच में है, वो इस कंट्री का करंट अकाउंट का डेफिसिट है, जो 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 बिलियन यूरोस का है। ठीक है। अब देख लें दूसरे कर्व जो बता रहे हैं वो लेस इलास्टिक कर्व्स हैं सप्लाई और डिमांड के, ये वाले जो कर्व्स हैं यूँ। ठीक है। तो ये सप्लाई और डिमांड कर्व है, ये लेस इलास्टिक है, जो नीचे वाले कर्व्स हैं वो मोर इलास्टिक हैं। जब मोर इलास्टिक कर्व्स हैं वहीं पर डिस्कशन आपकी जारी रहेगी कि किस तरह से इनके बीच में गैप है जो कि इस कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट है। सप्लाई दोबारा से सुन लें, सप्लाई जो है वो ए पॉइंट पर है, 8 है, 8 बिलियन यूरोज है, करेंसी है यूरो जिसकी सप्लाई 1 एक्सचेंज रेट पर 8 है, और जो डिमांड है वो 12 है। इसका मतलब है कि यूएस के अंदर डिमांड फॉर यूरोस ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ यूरोस कम है। तो यहाँ पे ये एक तरह की शॉर्टेज जैसे हो जाती है, उसी तरह करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है यूरो करेंसी के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस वक्त ये गैप है यहाँ पर इस कंट्री के फॉरेन करेंसी जो कि यूरोस है उसकी सप्लाई और डिमांड के बीच में, यूएस जो है वो उसकी इकोनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट फेस कर रही है, तो वो कैसे फिक्स होगा। अभी हमने डिस्कस किया कि डिवेल्युएशन या डेप्रिसिएशन करेंसी की कर लें तो उस वक्त आपका ये गैप जो है वो कवर हो सकता है। अच्छा जी, अब इसका देखें कि सप्लाई और डिमांड जो है उसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये ई पॉइंट पर। ठीक है। और किस एक्सचेंज रेट पर हो रहा है, 1.20 पर। तो सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन ई पॉइंट पर हो रहा है, वहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या होगा, 1.20। यानी कि अगर यूएस का जो करेंसी है डॉलर्स वो डेप्रिसिएशन हो उसकी या डिवेलुएट किया जाए मुल्क मॉनेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से 20%, तो 1.20 फॉर 1 यूरो एक्सचेंज रेट होगा। एक्सचेंज रेट ज़्यादा होगा, 1.20 पे जाएगा 1 से। और इस वक्त ये जो गैप था ये सारा ये ख़त्म हो जाएगा और सप्लाई और डिमांड जो है वो इस पॉइंट पर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो आपका था गैप आ रहा था सारा वो कवर हो जाएगा, डेफिसिट कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, और सप्लाई और डिमांड जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो होगी 10 बिलियन यूरोज जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी यूरोस की, और एक्सचेंज रेट क्या होगा 1.20। तो यहाँ पर जब सप्लाई फॉर यूरो डिमांड फॉर यूरो ज़्यादा इलास्टिक होंगे उस वक्त ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा इकोनॉमी में। और यही रीज़न अब देंगे कि अगर एक मुल्क जो है उसके सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी या डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी जो है वो लेस इलास्टिक हो, ये जो तिरछे ज़्यादा कर्व हैं ये हैं लेस इलास्टिक, तो उस वक्त देखो कि उनका इंटरसेक्शन ई स्टार पर हो रहा है, और उस वक्त जो आपको चाहिए ना आपका एक्सचेंज रेट वो 2 होगा, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आएंगे, सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम पे आएंगे ई स्टार पर जब एक्सचेंज रेट होगा 2। तो यहाँ पर जो है इस लेवल पर जाकर इस कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ख़त्म होगा, और यानी कि सप्लाई और डिमांड के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। तो डेफिसिट ख़त्म होने के लिए अगर एक कंट्री के जो सप्लाई और डिमांड कर्व फॉरेन करेंसी है वो लेस इलास्टिक है, तो इसको 20% डिवेल्युएशन से काम नहीं होगा, इसको 100% करेंसी डिवेल्युएट करनी पड़ेगी। पहले एक्सचेंज रेट क्या था, $1 फॉर 1 यूरो, अब इसको 100% डिवेल्युएशन के बाद $2 फॉर 1 यूरो तक लेकर जाना पड़ेगा, तब ही ये इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर सकेगा अगर इसका सप्लाई और डिमांड का फॉरेन करेंसी लेस इलास्टिक हो। तो वो इतनी ज़्यादा 100% डिवेल्युएशन किसी भी कंट्री करेंसी के लिए मुनासिब नहीं होती, वो इसकी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इन कर्व्स की जो है इलास्टिसिटी उसका आगे क्या इफेक्ट होता है एक्सचेंज डिटर्मिनेशन पर, और कितना वो ज़रूरी है, क्रिटिकल है करंट अकाउंट डेफिसिट को स्टडी करने के लिए, वो हम आगे देखते हैं।